लास्ट क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हमने कवर कर लिया था मैकेनिकल डिजाइन। अब इसके बाद हमें कंप्लीट करना है मैकेनिकल डिजाइन में एक टॉपिक, सैग एंड टेंशन। सैग क्या होता है, टेंशन क्या होता है, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। सपोज ग्राउंड पे जो हमारे पास टावर है, इज लाइक द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कंडक्टर्स, the line of contact of conductor is this, right? And there is a dip in height of conductor which is known as sag delta. Due to dip in height of conductor, due to sag, the height of conductor decreases. h डिक्रीज कर जाता है हमारे पास। अगर आप सैग को कम करना चाहते हैं तो इस कंडक्टर को इधर खींचेंगे, सैग कम होगा, यस और नो? यस सर। जी। तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। जी, कंडक्टर की टेंशन। जी, ठीक। तो अब इसको हम समराइज करें तो sag and tension are two important properties in mechanical design of transmission lines। ट्रांसमिशन लाइंस में कि मैकेनिकल डिजाइन में सैग और टेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक। नाउ व्हाट इज डिप सैग? सैग इज द डिप sag is the dip। हेलो? सर ये पर्स पेज है। क्लास में सर। फर्स्ट पेज है ये। सर फोटो खींच ले। हो गया। Sag, so what is sag? Sag is the dip in height of conductors. And the tension is the force acting in conductor while it acts as
कनेक्टेड स्ट्रिंग। अच्छा, अब अगर हम लोग इस टावर के नजरिए से देखें तो इस टावर को क्या लगता है कि ये कंडक्टर इसे इधर की तरफ खींच रहा है, ये कंडक्टर इधर की तरफ खींच रहा है, and this force by which this string or conductor is pulling the tower is called tension. टेंशन हर पॉइंट पे रहता है कंडक्टर में। क्लियर है जी। ना? फॉर कैलकुलेशन assuming a simple case, ठीक, कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल केस एज्यूम करते हैं। ठीक, क्या केस? सपोज towers are on a plain area। पहला assumption कि टावर्स प्लेन रीजन में या प्लेन एरिया में है, मतलब हिली नहीं है, ऐसा हिली नहीं है। जो हाइट है वो जो ट्रेन है वो हिली या क्या बोलते हैं, अनइवन नहीं है, प्लेन एरिया है। ये अंडरस्टूड और नॉट? टावर का बेस अलग अलग हाइट पे नहीं है, प्लेन एरिया पे एक एक ही लेवल पे है। ओके, नाउ द सेकेंड assumption, लाइन स्पैन इज इक्वल टू एल मीटर। दो टावर के बीच की लेंथ क्या है? एल मीटर है, एज्यूम किया मैंने। अच्छा, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ एल होगा या एल से ज्यादा होगा? एल से एल ज्यादा से होगा। ज्यादा होगा। एल से ज्यादा होगा, लेकिन हम मान रहे हैं कि लगभग लगभग ये एल ही है। ऑल्सो लेंथ ऑफ कंडक्टर अप्रॉक्स इज इक्वल टू एल। लेंथ एक्चुअल में तो ज्यादा होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि एल ही है, लगभग लगभग एल है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा लेकिन डबल ट्रिपल नहीं हो जाएगा एल से। तो थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा तो उसको लगभग लगभग एल ही मान लेते हैं फॉर अप्रॉक्स कैलकुलेशन। नाउ weight of conductor is uniform। कंडक्टर का वेट कैसा है? यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कहीं पे मोटा कंडक्टर कहीं पतला कंडक्टर नहीं है, या वेट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। क्लियर? जी तो नाउ आफ्टर, इसको मान लेते हैं वेट ऑफ कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, मान लेता हूं मैं W पर यूनिट लेंथ। W की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? केजी पर मीटर होगा। न्यूटन। वेट इज न्यूटन, मास इज केजी पर मीटर। W is per unit length या वेट वेट पर यूनिट लेंथ। तो आफ्टर एजम्पशन, सर जी, ये वेट के न्यूटन न्यूटन कैसे हो गया ना कि फोर्स तो वेट न्यूटन। क्या, वेट क्या होता है? mg होता है बेटा, हम्म। मास इंटू हम्म एक्सीलरेशन इज न्यूटन। हम्म, ठीक है सर।
So after assumption, since the system is balanced, क्योंकि ये सिस्टम बैलेंस्ड है, therefore comparing the moments कंपेयर करते हैं. You know what is moment of force? मोमेंट ऑफ फोर्स जानते हैं? Force into perpendicular distance. Force into perpendicular. Moment of force is the quantity which is responsible for rotation. जैसे ये कोई रॉड है, लेंथ L, L/2, L/2. ठीक, आपने इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन और आपने यहां फोर्स लगाया 10 न्यूटन. ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या बैलेंस रहेगा? सर बैलेंस बैलेंस होगा क्या? Clockwise. इधर रोटेट कर जाएगा ये. हाँ तो सेम हाँ. फोर्स नहीं, सेम डिस्टेंस पे भी फोर्स होना चाहिए. हम्म. ठीक, मान लीजिए ये L/2 है और ये L/4 है. ठीक, अब इसको 20 कर दे रहा हूं मैं. अब क्या होगा? अभी एंटी एंटी होगा सर. चेक करिए. 20 इंटू L/4, 10 इंटू L/2 सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम हम्म. अब रोटेट नहीं करेगा, सिस्टम बैलेंस्ड हो हम्म. जाएगा. हम्म. तो कभी भी अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर दो फोर्स लग रहा है, कैमरे पे देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है तो इसकी टेंडेंसी होती है रोटेट करने की. ठीक? अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स जो मोमेंट है वो इक्वल है. क्लियर? तो यहां पे कंडक्टर है. कंडक्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मोमेंट ऑफ फोर्स लगाने के लिए. अगर इसको दो पार्ट में आइडियली डिवाइड करें और सेम लेवल पे हैं तो दिस विल बी L/2. ये सुनो, जी सर. यस सर. यस सर. एक इस पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा, टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल. दिस इज डेल्टा. ठीक, ऑल्सो L/2 हिस्से पे जो फोर्स लगेगा mg या W डैश. तो मोमेंट्स बैलेंस करने हैं, थोड़ा मैकेनिक्स यूज होगा यहां पे. कंसिडरिंग half line span, that is L/2 length of conductor. ठीक, मान लीजिए A से लेके B तक. क्लास के टाइम पे क्लास के बारे में फोन करते हैं. हेलो जी.
हाँ, कौन सा ब्रांच? हाँ, तो क्लास तो चल रहा है जी। ये रिकॉर्डेड हो जाएगा। ये रूरल चल रहा है। रूरल चल रहा है अभी। रूरल का ही क्लास चल रहा है, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद आपको कॉल कर लेता हूँ। एक एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थोड़ा समझाने में मैकेनिक्स है ये। हम लोग केवल आधे सेक्शन पे मैकेनिक्स लगाने वाले। ठीक। और इस आधे सेक्शन पे अगर आप मैकेनिक्स दिखाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है वेट। ये वेट कंडक्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, या सुनो गिराना चाहता है कि नहीं? जी। ठीक। ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट बी। अगर ये कंडक्टर को फ्री छोड़ दें तो अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगा। जी। थोड़ा सा मैकेनिक्स है। अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब लोग अपनी माइक ऑन कर लें। यस नो करके रिप्लाई करेंगे। मैकेनिक्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो मुझे नहीं पता आपको कितना मैकेनिक्स आता है। आपको पता है व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? जी। एफबीडी बना रहे हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा मालूम है। इस येलो वाले सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये जुड़ा हुआ है पॉइंट बी पे। अगर इसको छोड़ दें तो ये रोटेट करेगा। जी। क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि वेट नीचे लग रहा है। एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच इज L/4। जी सर। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हिंदी में समझाने की जरूरत है क्या? ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी लाइन पे लग रहा है ना फोर्स। जी। एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन डालिए, L/4 मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे है टेंशन T। ये है टेंशन T। टेंशन T ने इसको रोटेट करने से रोक रखा है। नाउ फॉर टेंशन T, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज ये वाला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? डेल्टा। डेल्टा। ठीक। सो वी कैन कंक्लूड देयर आर टू फोर्स मोमेंट्स एक्टिंग। दो फोर्स मोमेंट एक्ट कर रहे हैं, एंड सिंस बॉडी इज बैलेंस्ड, या कंडक्टर लिख सकते हैं आप, कंडक्टर बॉडी इज बैलेंस्ड, देयरफॉर बोथ मोमेंट्स आर इक्वल। जो वेट है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, जो टेंशन है वो क्लॉकवाइज उसको ले जाना चाहता है, दोनों इक्वल हैं। तो ड्यू टू वेट,
मोमेंट इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ कितना था? W। जी जी सर कंडक्टर का लेंथ L/2। तो ये हो गया कंडक्टर का वेट। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे कि उसमें वेट में L/4 में लग रहा है तो उसी में लगना है क्या वेट जो ना अलग पॉइंट में भी लग सकते हैं क्या? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेट, इट एक्ट्स ओके ऑन सेंटर ऑफ मास। ओके जब हम लोग फोर्स को एनालाइज करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हम्म सेंट्रल फोर्सेस एंड बॉडी फोर्सेस। हम्म दो तरह के फोर्स होते हैं। एक और तरह का तीसरा फोर्स भी होता है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं। उसके बारे में हम हम्म जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, वो नहीं मालूम उसके बारे में क्या है। हम्म तो सेंट्रल फोर्सेस आर लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड कूलम फोर्स। हम्म मैग्नेटिक फोर्स ये सेंट्रल फोर्स है। हम्म एक ऑब्जेक्ट से सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगते हैं ये। अच्छा जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में लगता है वही सर लॉजिक वही है ना वही हाँ, लॉजिक है। हाँ नहीं लॉजिक बहुत ओके बहुत सारा है, इतना आसान नहीं है सिस्टम। ठीक। जी जी मैकेनिक्स को जितना आसान समझे उतना आसान नहीं, बहुत चीजें। बट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर दे सेम और डिफरेंट? हम्म सेम होगा क्या सर? दे आर सेम। हम्म In normal working condition they are same. हम्म But if ठीक है object is very large, हम्म so that value of g here and value of g here are different, हम्म then center of mass और center of gravity अलग अलग हो जाएंगे। ओके Center of gravity is the point in the object, maybe in the object, maybe outside the object, the point at which gravitational force is acting, हम्म resultant gravitational force is acting. And center of mass is the point around which mass is uniformly distributed. ये सेम होते हैं पृथ्वी पे जितने ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए। जब हम स्पेस में जाते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं फिर। ठीक। ठीक वैसे ही सेंट्रल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब आता है। इसके बाद होते हैं बॉडी फोर्सेस, जो बॉडी से बॉडी पे लगते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब ये जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगा ना। हम्म यस सर। फ्रिक्शन फोर्स इज अ बॉडी फोर्स। जी सरफेस 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 के बीच में लगेगा। सरफेस। ठीक। तो हम्म अभी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ग्रेविटेशनल जी फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ ओके मास कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट के बीच में। हम्म ठीक। ठीक है सर ऑब्जेक्ट के बीच समझ गया मतलब L/4 पे। So हम्म this is the force. The quantity in bracket is the force, and perpendicular distance from axis of rotation to line of action of force is L/4. हम्म So due to weight, this is the moment, and due to tension, the moment is tension T into delta. Clear? सर Since both are equal, अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए टेंशन T into delta is equal to WL square by 8. That means delta is equal to WL square by 8T. अब चाहे जैसे भी क्वेश्चन करके याद करिए, जो भी है फॉर्मूला याद करना है। एंड कंक्लूजन इज सैग इज प्रोपोर्शनल टू वेट पर यूनिट लेंथ। मोटा कंडक्टर कब करेंगे? जैसे ही इसका वेट डबल करेंगे सैग डबल हो जाएगा। सैग इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अगर 100 मीटर की लाइन में 1 मीटर का सैग है, 200 मीटर की लाइन में 2 मीटर का सैग होगा।
सॉरी 4 मीटर का सैग होगा, एंड डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। जितना आप इसमें स्टार लगाना है लगा लीजिए। दीज आर डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। सर जी, सर ये यही में एक क्वेश्चन आया था सेग के ऊपर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेग बोल के। देयर इज नो पर्पस ऑफ सैग। सर सेक का You पर्पस तो can कौन call सा? it what is the purpose of sec calculation? नहीं सर, हाँ ऐसा ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेग लिखा हुआ है इन ओवर हेडलाइंस। There is no purpose। हम नहीं चाहते कि sec हो। sec से क्या एडवांटेज मिलेगा आपको? सर वो टेंशन को कम कर देगा तो सेक, मेरा ख्याल से ऐसा नहीं है क्या सर? वो भी हो सकता है ना, सेक कम होने से टेंशन ज्यादा होगा ना सर। किसका टेंशन ज्यादा होगा? वो क्या बोलते हैं, लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का, वो ज्यादा नहीं होगा सेक नहीं होने से। देखिए, कवि की कविताओं में फंसाना है अगर तो बहुत तरीके हैं। आप क्या चाहते हैं कि लाइन नीचे आ जाए? नहीं नहीं, फिर भी सर क्या बोलते हैं, शेक नहीं होने से तो टेंशन बहुत ज्यादा रहेगा, तो मतलब वो क्या बोलते हैं, वायर जो है ये टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होगा क्या सर? टूटने के चांस तब भी होंगे अगर आप sec बढ़ा देंगे तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। हम्म। फिर अभी जेई में एमसीक्यू में आ गया बोलने से क्या लिखेगा सर उसका पर्पस? तो कुछ क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर एक कविता लिख दीजिए कि क्या सोच के कुछ। देखिए, लॉजिकल सोचिए, बात करें, इसीलिए मैं कहते हैं माइक ऑन रखिए, बात करने से चीजें समझ में आती हैं, केवल सुनने से नहीं आती हैं। लाइन के नीचे ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं होगा। हो सकता है किसी का खेत हो सकता है किसी का घर हो। ठीक। ये घर वाला इंसान क्या चाहता है कि ये नीचे आए? नहीं सर। नहीं आएगा। ठीक। अब आप एक बात बताइए, टेंशन है वर्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी टेंशन है हॉरिजॉन्टल, ग्रेविटेशनल फोर्स है वर्टिकल। क्या दो परपेंडिकुलर फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते हैं। आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टेंशन देंगे तब जाके ये सीधा होगा स्ट्रेट का। जी सर। इनफाइनाइट टेंशन नहीं दे सकते, हम्म, टूट जाएगा। टूट जाएगा हाँ। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है, उतना ही टेंशन दे सकते हैं, और उस लिमिट तक टेंशन आप देंगे। चाहे जेसीबी से बांध के खींचे, चलिए हेलीकॉप्टर लगा दीजिए वहां पे, लेकिन हम खींचेंगे उसको। हम नहीं चाहते कि ये लाइनें नीचे लटकें। ठीक। तो जितना टेंशन हम दे सकते हैं देते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उतना सैग हम अलाउ कर देते हैं, झेल लेते हैं, क्योंकि इसका हम कुछ कर नहीं सकते। देयर इज नथिंग लाइक देयर इज पर्पस ऑफ सैग कि हम सैग बढ़ा दें तो टेंशन कम हो जाएगा। टेंशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर उससे? सर तो अगर आप क्या लिखना था वो क्वेश्चन में? क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली exactly? सर क्वेश्चन एक्चुअली प्रीलिम्स में आया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाँ, सेग। उसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये था कि टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड ऑप्शन ये है कि टू रिड्यूस द मैकेनिकल स्ट्रेस। उसके बाद थर्ड में ये है कि टू इम्प्रूव द लाइक एस्थेटिक अपीयरेंस, एंड फोर्थ में ये है कि मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। कॉस्ट ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा। अपीयरेंस से ट्रांसमिशन लाइन को कोई मतलब नहीं होता है। वो अच्छी दिख रही खराब दिख रही उससे फर्क नहीं पड़ता है। नो नथिंग रेलेवेंट टू अपीयरेंस। थर्ड पॉइंट क्या था आपका? टू रिड्यूस थर्ड पॉइंट ये था कि मैकेनिकल मैकेनिकल स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। मैकेनिकल स्ट्रेस रिड्यूस करना है। और फर्स्ट पॉइंट था आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है।
जी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे लॉस होगा, इट इज नेगेटिव पॉइंट। फर्स्ट A, C and D are wrong. वही से So based on A option elimination, B is correct. तो आप फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसा कुछ बताएंगे आप। ठीक है सर। ठीक है, आगे चले। जी अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है वो यहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन 100 मीटर, सैग 1 मीटर, लाइन 200 मीटर, sag how much? Answer will be जल्दी। सर 2 होगा नहीं? L square 4 मीटर आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। लाइन टेंशन इन लाइन 1000 न्यूटन, डेल्टा इज इक्वल टू 1 मीटर, टेंशन इन लाइन 2000 न्यूटन, डेल्टा इज हाउ मच? 0.5। टेंशन डबल कर दिया, sag half 0.5 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, on same span, weight of conductor 500 kg, delta is equal to 1 meter, weight of conductor 250 kg, delta is equal to उसी टावर पे 500 किलोग्राम का कंडक्टर है, उसका सैग 1 मीटर है। सेम 2 टावर्स 250 किलोग्राम का कंडक्टर अगर आया तो कितना होगा? 0.5। वेट हाफ हो गया, सैग भी हाफ हो जाएगा, आंसर इज 0.5। जी सर। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसमें आप इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हैं। वेट डबल कीजिए, वेट ट्रिपल कीजिए, वेट 4 गुना कीजिए, वेट 5 गुना कीजिए, द कॉन्सेप्ट इज सेम। ये सुनो, अगर कंसेप्ट सेम है तो खाली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते जाइए, मिलते जाएगा। नाउ नोट, अगर इसका शेप निकालना चाहें तो दिस डेल्टा is on y-axis, length is x-axis, and what we got? Y proportional to L square, delta proportional to L square, y proportional to x square. What is the shape of graph? Parabola. Parabola. Hmm. So since delta is proportional to L square, we can say that पहला point here, by this analysis, shape of
लाइन कंडक्टर, शेप ऑफ लाइन कंडक्टर बोलिए, शेप ऑफ लाइन बोलिए, एक ही बात है। इज पैराबोलिक। कंडक्टर का शेप कैसा होता है? पैराबोला या पैराबोलिक होता है। या अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है या बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन लिया है? बहुत approximation. सारे काफी अप्रोक्सीमेशन लिया है। ना तो कभी टावर सेम ग्राउंड पर एक बराबर एक जैसा लेवल कभी नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक। दूसरा, टावर की हाइट भी नहीं रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती, डिपेंड करता है टेंजेंट टावर, डेविएशन टावर। हमेशा टावर की हाइट भी ऊपर नीचे होती है, सारे टावर एक हाइट के नहीं होते हैं कभी। एक कंडीशन कंडीशन पर डिपेंड करता है। टावर की हाइट भी हमने सेम ली है, लेवलिंग भी हमने सेम लिया है, प्लस कंडक्टर की लेंथ एल ली है, जबकि एक्चुअल में वो एल से ज़्यादा होगा। एक बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लिए हैं। अगर अप्रोक्सीमेशन ना लें, इफ वी डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ना तो अब बीटेक में है ना डिप्लोमा में है। आप हायर स्टडीज में पावर सिस्टम से एमटेक जब करते हैं तो वहां पे केटनरी कर्व का कैलकुलेशन आता है। हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिख देंगे कि अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो ये ग्राफ एग्जैक्ट पैराबोलिक नहीं है। इफ वी डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, द कर्व is not parabolic, not exactly parabolic. But close to parabolic. Exactly parabolic नहीं है लेकिन close to parabolic है। And the real shape of line is called, याद करना पड़ेगा आपको, मैथमेटिक्स में आता है ये कर्व, केटिनरी कर्व। तो क्वेश्चन आता है अगर आपको कि ट्रांसमिशन लाइंस इन द मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, द शेप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या द कर्व ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डैश, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, केटनरी, किस पे टिक करेंगे? सर केटेनरी। केटिनरी पे। केटिनरी ऑप्शन में नहीं है तो किस पे टिक करेंगे? पैराबोलिक। पैराबोलिक पे। ठीक। न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप पैराबोला मान के सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ कर रहे थे। ठीक। तो ऑफिशियली ऑल पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल डिजाइन आर ओवर। ठीक। अब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, या तो लोड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाइए या फिर जाएं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिजाइन। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन, क्योंकि थोड़ा कोरिलेट होगा ना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। लोड नहीं, कैरेक्टरिस्टिक को हम करने से होगा क्या? दोनों। इलेक्ट्रिकल डिजाइन थोड़ा लेंदी है, लोड कैरेक्टरिस्टिक वन क्लास। हम्म, बाकी लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल डिजाइन पहले करने से ठीक रहेगा क्या, ऐसे लग रहा है और समझने के किसी लिए। ने और किसी ने बोला ही नहीं, आपने बोला, एक आपकी बात लोड मान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक ही है तो सर एक क्लास में करा दीजिए पहले लोड कैरेक्टरिस्टिक, तो बोलिए तो आप लोग करने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिजाइन। वेट। सर इलेक्ट्रिकल डिजाइन शुरू कर। एक ही क्लास है। क्वेश्चन वन का वन स्क्वायर कैसे 4 मीटर हुआ? W, the name is W,
क्वेश्चन पूछा है आपने 4 मीटर कैसे हुआ, ये हो गया या करना है, बताऊं उसको? वन का स्क्वायर 4 मीटर कैसे हो गया ना ये तो। सर उसको बोल रहा है जो लाइन का, सर आपने जो कराया था हाँ क्वेश्चन। मैंने पढ़ा, काफी पुराना मैसेज है वो, 10-15 मिनट पहले किया था। आप समझ गए हैं या मैं समझाऊं? हाँ, मैंने लेक्चर्स नोट करके रखे थे। नहीं तो सर आपका कन्वीनियंट के हिसाब से पढ़ा दीजिए, आपको मैं करा कैसे। दे रहा हूँ, बेटा हो जाएगा, एक ही बात है। लोड का जी टेस्ट एक ही दिन लगेगा, क्यों फालतू जी। उसको जो है लेके जाना है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन अलग अलग है, हो जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कितना बचा हुआ है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, अभी ट्राइरेस्टर शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2-3 क्लास लगेगा होगा। रेक्टिफायर से और ये ट्रांजिस्टर है और है जो पढ़ भी एप्लीकेशन है। सेकंड टेंशन खत्म। ये अलग से करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिकल डिजाइन में कर लेंगे इसको। कल इसको खत्म करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को। और उसके बाद 1 2 3 4 5 मुश्किल से लगेगा। आज डेट क्या है? 18 18 ओके, 18 19th, सर 25th 25 से नोट। पहले खत्म कर दीजिए ऐसे होने से। टारगेट मत दीजिए, हो जाएगा 25 तक। वैसे भी होता है ना, कभी कुछ कुछ फंस जाता है, कभी क्वेश्चन, कभी कुछ ऐसा जी आता है कि दिमाग में कुछ और समझाना है तो। सर। वो ठीक, भी है सर। जी सर। इतना काफी। सेक टेंशन रिवाइज कर लीजिए। ठीक है सर। कल कल से आपका मुसीबत वाला क्लास है, कल से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। कैलकुलेटर रखिएगा अपने पास कल। जी सर। नहीं कल नहीं, परसों से। कल सेक टेंशन लोड कैरेक्टरिस्टिक कल कर लेंगे आप। ठीक है सर। 2:30 पे।